यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम जो अपनी एनसीईआरटी अपनी देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी जो आपकी है कवर कर ली है। सारे चैप्टर हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया। अपने 16 के 16 चैप्टर हमने डिस्कस किया। अगर आपको वो क्लासेस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब हम जो क्लासेस अपनी कर रहे हैं साइंस की क्लास 7 की, हम अपनी विज्ञान की साइंस की बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 7 चैप्टर अपने कवर कर चुके हैं। डेली आपका एक चैप्टर डिस्कस करते हैं। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 आपका है क्लास 7 एनसीईआरटी। जो मेन आपके जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट आपके है, जिससे क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से यानी एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। सारी एनसीईआरटी में जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है सारी आपको करवाई जा रही है। पिक्चर भी आपको दिखाई जा रही है, समझाया जा रहा है, जिससे आपको जो एक भी जो क्वेश्चन है वो आपका छूटे ना। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की पहला जो आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आज जो चैप्टर है चैप्टर 8 है पवन, तूफान और चक्रवात। ये हमारा चैप्टर 8 है। 7 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं पहले के 7 चैप्टर की। चलिए, चैप्टर 8 आपका है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हो वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, जिससे जो क्लासेस आपकी डलती है वो आपको साथ के साथ उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, जिससे आपकी जो क्लासेस है चल रही है उसमें आपका डिस्टर्बेंस ना हो। डेली आपको क्लासेस जो है कंटिन्यूटी मिलती रहे, तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन भी ऑन करना होगा। चलिए, अब अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 8 है, जिसमें हमारा पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, पहला पॉइंट इसमें आता है पवन, तूफान और चक्रवात में। तो जो पवन है, तूफान और चक्रवात होता है, सबसे पहला पॉइंट है कि उड़ीसा, जो उड़ीसा आपका राज्य है, उड़ीसा जो है, इसके तट को, जो इसका तट है उसको 18 अक्टूबर 1999 में एक चक्रवात ने पार किया था। क्या जो एक चक्रवात था उसने पार किया था कब? 1999 में। इस चक्रवात का जो पवन वेग है वो 200 किलोमीटर है पर आवर था। क्या कितना? जो चक्रवात का जो पवन वेग था वो जो था 200 किलोमीटर पर आवर आपका था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को, जो 45,000 जो भवन थे, जो घर थे, उनको तहस नहस कर दिया था, उनको डैमेज कर दिया था, उनको पूरी तरह से खराब कर दिया था, जिससे यह आपका है 7 लाख लोग, कितने लोग? 7 लाख लोग जो थे वो बेघर हो गए थे, जिनके पास घर नहीं था, क्योंकि 7 लाख लोगों का उन्होंने घर छीन लिया था। जो चक्रवात आया था, जो उसकी जो किलोमीटर पर आवर थी 200 किलोमीटर पर आवर उसकी जो स्पीड थी पवन वेग से, वो आ रहा था। 45,000 भवनों को उसने तहस नहस किया था, वे नष्ट कर दिया था, पूरी तरीके से खराब कर दिया था, नष्ट कर दिया था, खराब कर दिया था। तो इससे जितने यानी उससे जो अफेक्ट हुआ, उससे 7 लाख लोग जो थे उनको अफेक्ट हुआ। उनके जो पूरी तरह से जो घर था वो नष्ट हो गया था, जिससे वे बिल्कुल बेघर हो गए थे। उनके पास क्या नहीं था? घर नहीं था। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर पर आवर के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। फिर क्या हुआ? यानी फिर उसके बाद एक तो 18 अक्टूबर 1999 में आया था, देन आपका 29 अक्टूबर में दोबारा से एक आपका पवन वेग आया, वो भी 60 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से, यानी 260, पहले 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया था, उसके बाद आया 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वेग आया था, जिसने जो दूसरा चक्रवात आया वो उड़ीसा में आया था। ये भी आपका, इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। तो इसके साथ ही क्या थी? जो 9 मीटर जो ऊंची जो समुद्री जो लहरें होती है वो भी जो तट होते हैं उनसे टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो हजारों लोग थे जो उसमें मर गए थे, समुद्री लहरों में मर गए थे। करोड़ों रुपयों की जो संपत्ति थी वो नष्ट हो गई थी। तो करोड़ों रुपए, यानी इकोनॉमिकली भी क्या होता, हमें इससे इकोनॉमिकली भी हमारे लिए हार्मफुल थी। हमारी जो संपत्ति थी, जो धन दौलत थी, जो संपत्ति थी, वो भी इससे अफेक्टेड हुई, नष्ट हुई थी। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण सप्लाई को प्रभावित किया था। जो चक्रवात आया था उससे एग्रीकल्चर में भी आपका क्या हुआ था? इसे अफेक्ट आपका हुआ था, एग्रीकल्चर भी अफेक्टेड हुआ था। परिवहन, जो सड़क वड़क आपके हैं, ये परिवहन जो होते हैं ये भी आपके अफेक्टेड हुए थे। संचार यानी कम्युनिकेशन में भी अफेक्टेड हुआ था। और जो विद्युत यानी जो बिजली आपकी है, तो बिजली सप्लाई भी इसमें आपके अफेक्ट
इंटरप्टेड हुई थी जब चक्रवात आ रहा था, तो वहाँ पर ना एग्रीकल्चर हो रहा होगा, यानी कृषि भी नहीं हो रही थी, ना वहाँ पर जो सड़क थी, सड़क जो थी वो पूरी तरह से बंद कर दी गई होगी, आने जाने की जो सप्लाई थी वो बंद हो गई होगी, उसके साथ साथ जो बिजली है वो भी बंद कर दी होगी, जो टावर वगैरह होते हैं जिनसे जो हमारे फ़ोन पे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन थी वो भी बंद कर दी होगी। तो सब कुछ क्या था, डैमेज हो गया था, सब कुछ इससे अफेक्ट हुआ था चक्रवात से। याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाते हैं, जो गतिशील जो वायु होती है वही क्या कहलाती है, आपकी पवन कहलाती है। अब आता है क्वेश्चन, लेकिन चक्रवात होते क्यों है। क्वेश्चन है कि जो चक्रवात है वे होते ही क्यों है, ये कैसे बनते हैं, ये किस तरह आपके बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में, अपना जब पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे तो इस चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि जो चक्रवात है वे किस तरह बनते हैं, वे कैसे बनते हैं या क्या होते हैं, और वो जो विनाश करते हैं यानी पूरी जो आपकी सृष्टि है इसे क्या करता है, विनाश पहुँचाते हैं, तो वो किस तरह इसको विनाश पहुँचाते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में, अपना जो चैप्टर हम पढ़े, जो अध्याय हम पढ़े उसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि जो वायु दाब डालते हैं। तो वायु क्या है, वायु जो है वो दाब डालती है। पहला पॉइंट है, जब कभी भी किसी क्रियाकलाप, जब भी कोई आप एक्टिविटी करते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो, तो उसमें कुछ गर्म करना है, तो क्या करना है, कुछ आपको गर्म करना होगा, तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, बेहद उसमें सावधानी बरतनी है, केयरफुल आपको रहना है। अच्छा होगा यदि ऐसे सभी क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। तो जब भी आपको कभी कोई चीज़ भी आपको गर्म करनी है, तो गर्म करनी होगी, तो वो जब आप गर्म करो, एक तो आपको केयरफुल रहना है, साथ साथ अगर आपके लिए पॉसिबल है तो या तो आप जो शिक्षक है, जो आपके टीचर होते हैं, उनके जो अनुपस्थिति में यानी उनके प्रेजेंस में आपको करना है, या फिर जो आपके घर पर जो अभिभावक आपका जो पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स की प्रेजेंस में आपको ये जो एक्टिविटी होती है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो आपको करने हैं। इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में हमें जो पानी है उसको बॉईल करना है, उसको उबालना है। ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा लीजिए, ढक्कन वाला जो टीन का एक डिब्बा आता है वो आपको लेना है। किसका, जो टीन आपका होता है, तो टीन का डिब्बा लेना है जिस पर क्या हो, ढक्कन भी आपका अटैच हो। इसे पानी से लगभग आधा भर लीजिए। फिर आपको जो डिब्बा आपने लिया है, इसको जो पानी यानी इसको आधे लेवल में आपको भरना है। आधा जो डिब्बा है वो आपको फुल करना है, यानी आधा डिब्बा आपको भरना होगा। डिब्बे को मोमबत्ती की लो पर, जो डिब्बा है, डिब्बे को जो मोमबत्ती जो कैंडल होती है उसकी लो पर तब तक आपको गर्म करना है जब तक कि पानी उबलने लगे। तो मोमबत्ती की लो पर आपको जो टीन का आपने डिब्बा लिया है और जो पानी उसमें भरा है, आपने जो टीन का जो डिब्बा है, टीन का जो डिब्बा आपने लिया है, टीन के डिब्बे में जो आधा आपने वाटर लिया है, आधा उसे भरा हुआ है, तो वो जो मोमबत्ती आपने लिया, कैंडल लिया है, उसकी जो लो चल रही है, तो उस लो पर आपको तब तक उसे लो पर रखना है जब तक कि जो पानी है वो पूरी तरीके से क्या, जो उबलना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे उबलता है तो उसी तरह आपको वो उबालना है, जब तक वो उबले नहीं तब तक आपको वो मोमबत्ती की लो पर ही रखना है। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। जो पानी है, जो वाटर है, उसको कुछ मिनट तक आपको उबलने दीजिए है, बॉईल होते रहने देना है। तो मोमबत्ती को फिर क्या करना है, जब पानी को कुछ मिनट तक आपने उबलने दिया तो मोमबत्ती को आपको बुझा देना है, जो कैंडल है उसको आपको बुझा देना है। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। तो जल्दी से क्या करना है आपको, तत्काल यानी जैसे आपने मोमबत्ती बुझा दी उसके तुरंत ही बाद आपको क्या करना है, जो ढक्कन आपका ओपन था डिब्बे का, वो आपको तुरंत ही उसे बंद कर देना है। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरते। तो गर्म जो डिब्बा है, जो आपने बंद करने के लिए आप जा रहे हो, यानी डिब्बा आपको बंद करना है जल्दी तत्काल, तो उसमें आपको जल्दी जो डिब्बा आपको बंद करना है उस पर भी आपको केयरफुल रहना है। सावधानी से आपको जो डिब्बा है वो बंद करना है, जिससे जो आपका हाथ है या जो पैर है वो आपके ना जले। तो इस तरह आपको डिब्बा बंद करना है जिससे आपको कोई भी आपको दिक्कत ना हो। तो अब डिब्बे को सावधानी से, जो डिब्बा आपने लिया है, तो सावधानी से जो धातु है उसके गहरे पात्र अथवा वाश बेसन में रख दीजिए। तो जो धातु है, जो आपका धातु होता है, उसके जो गहरा पात्र होता है या फिर जो वाश बेसिन होता है उस पर आपको रख देना है। डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। जो डिब्बा है उस पर क्या करना है आपको, जो ठंडा पानी होता है, कोल्ड वाटर आपका है, तो ठंडा पानी उसमें आपको डालना है। नेक्स्ट आता है अब आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है। जो डिब्बा आपने देखा, तो डिब्बे का जो आकार था, जो शेप थी, उसमें जो कोई चेंज आपको दिखता है क्या, आप अनुमान लगा सकते हैं, आप जो सपोज कर सकते हैं या अनुमान आप लगा सकते हैं
कि जो डिब्बे का आकार है वो विरूपित क्यों होता है, डिब्बे का आकार जो डिब्बे की शेप है वो विरूपित क्यों हो पाया है। पहला पॉइंट है, यदि आपको टीन का डिब्बा ना मिल पाए, अगर आपके पास टीन का, इसमें आपका जो जनरली क्या है कि टीन का डिब्बा इसमें नेसेसरी नहीं है कि आपको जो है इसमें एक्सेप्शन है, आपका क्या है कि टीन के डिब्बे की जगह आप प्लास्टिक का डिब्बा भी आप ले सकते हैं, या फिर जो बोतल होती है उसे भी आप रख सकते हैं। तो टीन का डिब्बा ही आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप प्लास्टिक की जो बोतल आती है उसको भी रख सकते हैं। इसे भी आपको गर्म पानी से ही भरना है। बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर देना। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस आपका रहने वाला है। जब आपने मोमबत्ती की लो पर जो बोतल है वो आपने गर्म की है, पानी उबलने दिया है, फिर आपको मोमबत्ती बुझा देनी है और तत्काल ही जल्दी से आपको जो बोतल का जो ढक्कन है, जो कैप होती है, वो आपको टाइटली बंद करना है। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। जो बोतल है उसको, जो नल आपका है, जो हैंडपंप होता है या जो टोंटी अगर आपकी लगी होती है तो टोंटी के नीचे आपको रख देना है। अब आपने कुछ अनुभव को याद करने का प्रयास करना है। फिर जो आपने अनुभव किया है उसको आपको याद करने का प्रयास करना है, उसे याद करना है। जब आप पतंग उड़ाते हैं, जब आपने जो पतंग उड़ाते हुए आपने एक्सपेरिमेंट किया था कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायक होती है? बिल्कुल सही। यदि आप किसी नौका में हैं, यानी किसी जो नौका है, नाव में आप हैं, तो क्या इसे चलाना आसान होगा यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा से आ रही हो जिसमें आप नौकों को ले जाना चाहते हैं? ये भी आपका क्या है, बिल्कुल अपोजिट। ये भी आपका तो जो विपरीत दिशा से आ रही है जिसमें आप क्या नौका को ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? जब आप पवन के दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में क्या करते हैं, डिफ़िकल्टी का अनुभव आपको होता है। क्यों? क्योंकि हमें जो साइकिल के जो टायर है वो कसा हुआ रखने के लिए उसकी जो ट्यूब होती है उसमें हवा भरनी पड़ती है। यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकते हैं। जो साइकिल की जो ट्यूब होती है, अगर उसमें ज़्यादा हमने हवा भर दी, यानी जितनी उसे ज़रूरत है उतनी उसमें हवा भरनी है, ज़्यादा अगर हम उसे, जैसे गुब्बारा आपका होता है, गुब्बारे की भी एक सीमा होती है, अगर आप उस सीमा को पार कर देते तो गुब्बारा भी क्या हो जाता है, आपका फट जाता है। तो उसी तरह जो ट्यूब होती है साइकिल की, अगर आप उसमें ज़्यादा हवा भरना चाहोगे, ज़्यादा हवा भरते जाओगे तो जो ट्यूब होती है वो आपकी फट जाती है। नेक्स्ट आगे है कि ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है। क्वेश्चन बनता है कि जो ट्यूब है वो, जो साइकिल के पहिए में जब ट्यूब है तो ट्यूब में जब हवा भरते हैं तो वो हवा भीतर करती क्या है, इस पर आपको डिस्कशन करना है, चर्चा आपको करनी है कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। तो जो साइकिल का जो ट्यूब में जो हवा भरते हैं वो कैसे, जो उसकी शेप होती है गोल, तो उसे बनाए कैसे रखती है। पहला पॉइंट है कि ये सभी अनुभव हमें यह आभास देते हैं कि वायु क्या है, वायु जो होती है, जो एयर है, वो वायु है, वो दाब डालती है। क्या डालती है? दाब जो है वो उस पर डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे क्या करते हैं, लहराते हैं, हिलते हैं। या आपने देखा होगा कि दाब के कारण जब हवा चलती है, जो वृक्ष की पत्तियां होती है या जो बैनर लगे हुए होते हैं या फिर जो झंडे होते हैं वो क्या करते हैं, लहराते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। तो वो किस वजह से, दाब के कारण। जो वायु होती है वो क्या दाब डालते हैं, जिस कारण जो वृक्षों की पत्तियां आपने हिलती हुई देखी होगी, बैनर देखे होंगे, जो झंडे हैं वो लहराते हुए आपने देखे होंगे। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं, जो अदर आपके अनुभव है, जो आपने फील किया होगा, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, बता सकते हैं, जो यह प्रदर्शित, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि वायु क्या है। जो वायु है वो दाब डालती है। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि जो डिब्बा होता है वो अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। तो जो डिब्बा है वो बोतल के विरूपित क्यों हो गया था, जो हमारा क्वेश्चन था वो अब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है कि जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है, जब हम जो डिब्बा, हमने गर्म पानी का जो डिब्बा था, जब वो पानी उबल गया उसके बाद जब हमने वो पानी जो वॉश बेसिन है या फिर जो हमारा नलका होता है, हैंडपंप है, उसके वहाँ पर जो रखा जाकर तो डिब्बे के अंदर की कुछ जो भाप होती है, जो डिब्बे के अंदर जो भाप होती है वो जल में संघनित हो जाते हैं। जल में क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जो भीतर की जो वायु होती है उसकी जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप रिजल्ट ये होता है कि जो डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। तो रिजल्ट क्या आता है निकल कर, जो डिब्बा आपने लिया है या जो बोतल आपने लिए है तो उसके जो भीतर यानी अंदर की वायु का जो दाब है वो डिब्बे का जो बाहर यानी आउटसाइड और इंटरनल की अगर बात करें तो इसमें आपका है कि इसमें
एक्सटर्नल और इंटरनल अगर हम देखें तो इंटरनल जो डिब्बे की जो बाहर की वायु है के दाब से कम हो जाएगी, तो बाहर की वायु का जो दाब होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी आउटसाइड ज़्यादा रहेगा। और जो आपका है आपका इंटरनल और आउटसाइड देखते हैं तो इसमें अंदर की आपकी कम रहेगी और बाहर की आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आपका नेक्स्ट वन आता है कि दाब, जो दाब है इस अंतर के कारण जो डिफरेंस आपने देखा, तो इसके कारण डिब्बा क्या होता है, पिचक जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा जो डिब्बा हो जाता है वो क्या होता है, आपका पिचक जाता है। किस वजह से, यही रीज़न है कि जो उसका जो दाब होता है, यानी जो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल की अगर हम बात करें तो बाहर का आपका ज़्यादा हो जाता है और अंदर का कम होने की वजह से जो डिब्बा आप देखते हो वो पिचक जाता है, सिकुड़ जाता है, या फिर आपका जो पिचक जाता है। तो ये इसी कारण है कि जो वायु है वो दाब डालती है, जिस कारण से जो वायु है वो बाहर की आपकी ज़्यादा हो गई और अंदर की आपकी कम रह जाती है, जिस वजह से आपका जो बर्तन होता है वो आपका जो टीन का हुआ या फिर जो प्लास्टिक के आपके बर्तन होते हैं वो पिचके हुए आपको नजर आते हैं। यह गतिविधि जो ये गतिविधि है, जो ये एक्टिविटी है, ये पुनः पुष्टि करता है कि वायु क्या है, ये दोबारा से ये पुष्टि करती है, ये दोबारा से आपको बता रही है कि जो वायु है वो क्या डालती है, दाब आपकी डालती है। वायु जो है वो दाब डालती है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। जब पवन का जो वेग है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो वायु का दाब क्या होगा, डिक्रीज आपका हो जाता है, घट जाता है। अब आता है नेक्स्ट कि कागज। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कागज के एक टुकड़े को मोड़कर, जो कागज है उसका एक टुकड़ा हमने मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम आप की गेंद जैसा आकार बनाइए। खाली बोतल जो है, खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजिए। अब फूंक मारकर गेंद को भीतर जो आपका है बोतल के भीतर डालने का आपको प्रयास करना। इस एक्टिविटी को विभिन्न हम आपकी बोतलों के साथ करने का प्रयास करें, यानी डिफरेंट जो आपकी बोतल होती है तो उनके साथ आपको करना है। जैसे छोटी, बड़ी और उससे बड़ी जो आपकी बोतल आती है, इस तरह आपको जो बोतल का जो शेप है वो अलग अलग शेप की बोतल में आपको करना है ये एक्टिविटी। फिर अपने जो मित्र होते हैं, जो फ्रेंड आपके हैं, उनसे भी आपको फूंक मारकर जो गेंद है उसको बोतल के भीतर डालने का आपको प्रयास करने को कहना है। अब आता है अगला कि कागज की गेंद को, जब कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है, गुब्बारा को फुलाना। अब नेक्स्ट आता है जो क्वेश्चन बना आपका कि जो कागज की जो गेंद है जब उसे आप फूंक मारकर बोतल में डालना क्यों इसमें कठिन होता है, क्यों डिफिकल्टी आपको फील होती है। और नेक्स्ट आपका कि गुब्बारों को फुलाना, जो गुब्बारे हैं, गुब्बारे जैसे आप फुलाते हो तो लगभग समान आपके दो गुब्बारे आपको लेने हैं, यानी एक जैसे आपको दो गुब्बारे लेने हैं, चाहे उनका जो कलर है वो आपका डिफरेंट हो, लेकिन उनकी जो शेप होनी चाहिए वो एक जैसे। आपके जो दो गुब्बारे आपको रखने हैं, दो बैलून लेने हैं, गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए, गुब्बारे जो है उसमें थोड़ा सा आपको वाटर भरना है। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। फिर दोनों गुब्बारों को आपको फुलाना है, फिर उसको धागे से आपको बांध देना है। गुब्बारे को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8-10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका देना है। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में क्या करना है, आपको फूंक मारनी है। दोनों गुब्बारों के जो बीच में है तो वहाँ पर आपको फूंक मारनी है। नेक्स्ट आपके विचार। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि आपके विचार में क्या होना चाहिए, आप क्या देखते हैं। तो आपके जो विचार है या ओपिनियन जो आपके होते हैं, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं और क्या इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है कि गुब्बारों के बीच, जो गुब्बारों है उसके बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने हैं। विभिन्न तरीके जो होते हैं, डिफरेंट तरीके जो है, आइडिया जो होते हैं वे आप अपना सकते हैं और देखिए कि क्या होता है। क्या आप फूंक मारकर जो कागज़ की जो पट्टी है उसको उठा सकते हैं। अगला आता है कि जो फूंक मारकर आप जो कागज़ की जो पट्टी होती है उसे भी उठा सकते हैं। पहला पॉइंट आता है लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार आपको पकड़ना है कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका है, जैसे कि दिखाया गया है। जैसे कि आपको क्या है दिखाया गया है। देखिए इसकी फिगर भी अगर हम देखना चाहें तो फिगर भी हम देख सकते हैं कि हमने बात की थी। तो ये इस तरह का आपको चक्रवात आपको दिख रहा है। ये क्या है, चक्रवात आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये चक्रवात जो उड़ीसा में आपका आया था, एक 200 किलोमीटर पर आवर क्या आया था और दूसरा आपका 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया था, जिसने जो है अपना नुकसान किया था। एक 18 अक्टूबर में आया था, दूसरा जो था 260 वाला या 29 अक्टूबर में आपका आया था। तो दो आपके इसमें चक्रवात आपके आए थे, जिसके बारे में बुक में यानी जो नोट से आपको पढ़ना है। दो आपके जो चक्रवात है वो डिस्कस आपके किए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। चक्रवात के बाद हमने देखा था
ये कैंडल वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हमने जो टीन का डिब्बा या फिर जो बोतल ली थी वो हमें लेनी थी, जिससे आधा हमें भरना था और उसे मोमबत्ती जो कैंडल है उसकी लो पर हमें गर्म करना था। गर्म उबलने के बाद इसको क्या करना था, बंद करना था। देन आपको जो पानी चलते हुए पानी में हमें इसे डालना था और देखना था कि जो डिब्बा है ये पिचक क्यों जाता है। जैसे आप देख रहे हो जो डिब्बा है ये पिचक गया, क्योंकि जो बाहर की जो वायु का जो दाब है वो ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू अंदर की, यानी अगर हम कंपेयर करें अंदर वाली इंटरनल की, तो इंटरनल में आपका कम हो जाता है और एक्सटर्नल जो रहता है यानी बाहरी आउटसाइड जो रहता है वो आपका ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से जो डिब्बे हैं ये आपको चिपके हुए नज़र आते हैं। नेक्स्ट अभी क्या था एक्सपेरिमेंट, बोतल वाला, जिसमें आपको जो कागज़ वाला था ये बोतल, जो कागज़ का गेंद वाला, किसी गेंद को उसे बोतल के अंदर डालना था। चलिए अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद है तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था हमारा बैलून वाला था हमारा एक्सपेरिमेंट, जिसमें बीच में हमें फूंक मारनी थी। बीच में क्या करना था, इसमें फूंक इसमें मारनी थी दोनों बैलून के बीच में। नेक्स्ट अब है हमारा जो कागज़ की जो पट्टी है उसको उठा सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का आपकी जो पट्टी है इस तरह आपकी होनी चाहिए। तो कागज़ की पट्टी के ऊपर से आपको क्या करनी है, फूंक मारनी है। तो जब फूंक मारोगे तो इस तरह आपकी होती चली जाएगी। नेक्स्ट ये आपका इस तरह आपकी। चलिए अब इसके पॉइंट देखते हैं। चलिए इसमें दिखाया गया, अब आपने पिक्चर जो थी वो देख ली, तो इसमें दिखाया गया है अब जो कागज़ की जो पट्टी है उसके ऊपर से आपको क्या करना है, फूंक मारनी है। पहली है उसका विचार है, उसका ओपिनियन है कि जो पट्टी है वो ऊपर उठ जाएगी। पट्टी क्या होगी, जैसे आपने दूसरा जो दो पिक्चर आपने पट्टी वाली देखी, एक में बिल्कुल स्ट्रेट आपकी थी, दूसरे में आपको उठी हुई पट्टी आपको दिख रही थी। तो पट्टी क्या होगी, जब आप उसमें फूंक मारोगे तो वो उठ जाएगी। पट्टी को अपने अंगूठे, जो आपका अंगूठा होता है, जो थंब है और जो तर्जनी के बीच इस प्रकार आपको पकड़ना है कि पट्टी का अधिकांश जो भाग है, ज़्यादातर जो भाग है वो नीचे की ओर लटका रहे, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया था। अब कागज़ की पट्टी के ऊपर से आपको फूंक मारनी है। पहले का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि बुझो सोचता है कि पट्टी क्या होगी, नीचे झुक जाएगी। जो पहली है उसका विचार यह है कि जो पट्टी है वो ऊपर उठ जाएगी, लेकिन जो बुझो है वो कह रही कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। ऐसा अनुभव हुआ है कि पवन का जो वेग है वो बढ़ने पर वायु दाब क्या हो जाता है, आपका कम होता है। जब आप कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। तो यह क्या होगी, ऊपर की ओर आपका उठना शुरू हो जाएगी। जैसे पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज़ में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। जब हम फूंक मारेंगे, कागज़ की जो पट्टी हमने ली है तो उस पर फूंक मारने पर जब पट्टी के ऊपर क्या होगा, जो दाब होता है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा दाब, तभी आपके ऊपर की ओर बढ़ेगी। अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं कि जो पवन का जो वेग है वो बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। तो हमने एक्सपेरिमेंट के जरिए ये जाना है कि जो पवन का जो वेग है वो, अगर पवन का वेग बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो वायु दाब क्या होगा, रियलिटी में वो लेस हो जाएगी, कम आपके हो जाते, डिक्रीज हो जाती है अगर पवन का जो वेग है वो इंक्रीज होगा। जब हमने जो बोतल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जब बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की जो वायु का वेग था वो अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इससे वहाँ वायु दाब घट जाता है। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। नेक्स्ट है कि जब आपने गुब्बारे वाला दो गुब्बारे, आपने सेम साइज के दो गुब्बारे लिए थे, तो उनके बीच में जब आप फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की आने की ओर क्या करते हैं, आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल, आपका ऐसे संभव कैसा है, यह तभी संभव होगा। तो यह पॉसिबल जब ही होता है जब गुब्बारों के बीच के स्थान की जो वायु का दाब किसी तरह क्या होता है, कम आपका हो जाता है। जब गुब्बारों के बीच में जो डिस्टेंस आपका, यानी जो स्थान आपका होता है, उसकी जो वायु होती है, जो एयर होती है, उसका जो दाब है वो किसी भी तरह से आपका कम हो जाता है, तभी ये आपका होता है, तभी आपका पॉसिबल होगा। तब जो गुब्बारे हैं, जो बैलून होता है, उसकी दूसरी ओर, यानी जो बाहर का जो दाब है, उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा। तो बाहर का दाब क्या करता है, उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलता है। अब आता है आपका नेक्स्ट कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर क्या हो, प्रवाहित हो।
तो पहला पॉइंट है इसमें, यदि छत क्या होगी, कमजोर होगी। अगर जो छत है वो आपकी कमजोर है तो वह ऊपर उठ जाएगी, तो वो क्या होगी, ऊपर की ओर आपकी उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगा। जैसे आपने कभी कभी देखा भी होगा, जब तेज आंधी आपकी चलती है, जो टीन वीन का जो सामान होता है वो उठकर दूसरे की ओर, मतलब दूसरों की साइड आपका गिर जाता है। तो इसी तरह आपका होता है। नेक्स्ट है अब आपका पॉइंट, यदि आपने कभी ऐसा देखा हो तो उसे अपने मित्रों को आपको बताना है। तो अगर आपने इस तरह का आपने कभी एक्टिविटी आपने देखी होगी तो आपके जो फ्रेंड है उनको आपको बताना है। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है। जो पवन है, जो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पूछा गया था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि पवन जो है वो कैसे बनती है, तो यह वर्षा कैसे लाती है। और ये वर्षा जो होती है, रेन आपकी होती है, बारिश होती है, ये कैसे लाती है। और कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है, कभी कभी जो विनाशकारी होते हैं, जो नुकसान करते हैं, वो किस तरह आपकी करती है। आप यह जानते हैं कि गतिशील जो वायु है वो क्या कहलाती है, जो गतिशील वायु होती है वही आपकी क्या कहलाएगी, पवन कहलाएगी। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, गति करती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, जितना अधिक क्या होता है आपका अंतर होगा, डिफरेंस आपका होता है, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। प्रकृति, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसमें विभिन्न क्षेत्रों के वायुदाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है। तो कैसे ओरिजिन होगी, क्या ताप में जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है, उसमें जो भिन्नता के कारण ऐसा होता है। किसके, यानी जो ताप है, तो ताप के भिन्नता के कारण ऐसा होता है। पहला पॉइंट है, एक क्वेथन नली लीजिए। एक जो क्वेथन नली आपको लेनी है, नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। जो नली है उसका जो मुख है, उसका जो मुंह है, उसके पर आपको एक गुब्बारा जो बैलून होता है वो आपको लगाना है। आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। आप इसे यानी टाइट करने के लिए, कसने के लिए जो टेप आपके आते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल आपको डालना है। जो बीकर होता है, तो बीकर में आपको जो आपने जितना बड़ा आपने बीकर लिया है तो उसके 2/3 जो हाइट है, ऊंचाई आपकी होती है, उसमें आपको गर्म जल आपको लेना है। गुब्बारा लगी क्वेथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। तो आपको जो गुब्बारा जो है वो इस तरह आपको रखना है कि जो क्वेथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखे कि जो गुब्बारा है वो कैसे, यानी जल से आपका बाहर रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है, 2-3 मिनट तक आपको ये देखना है। इसके बाद जो गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का आपका परिवर्तन होता है, ये आपको देखना है। क्वेथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। फिर क्या करना है आपको, जो क्वेथन नली आपकी होती है, उस नली को आपको जो जल आपने लिया है, बीकर में जो जल डाला है और जल के अंदर आपने जो क्वेथन नली रखी है वो आपको बाहर निकाल लेनी है। इस कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। तो इसे जो कमरे का जो ताप है, जो टेम्परेचर होता है, उस तक आपको क्या करना है, ठंडा होने देना है। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल आपको लेना है। फिर क्या करना है, इसके बाद आपको जो बर्फ होता है, तो बीकर में बर्फ में जो है आपका बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा पानी आपको लेना है, यानी अब बर्फ का पानी आपको लेना है। और क्वेथन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख देना है। गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन, यानी दोनों बार, यानी जब आपने गर्म वाटर लिया है, हॉट वाटर जब लिया है, और जब आपने कोल्ड वाटर लिया है, तो दोनों का जो दोनों में जो परिवर्तन है, जो चेंजेस आपको है वो आपको नोट करने हैं। और जो परीक्षण आपने किया है, जो टेस्ट किया है, उसके आधार पर आपको जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उनका आपको उत्तर देने का आपको प्रयास करना है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है इसमें कि जो क्वेथन नली आपकी है वो गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है। तो क्वेथन नली को जब हम गर्म जल में रखते हैं तो गर्म जल में क्या होता है, जो गुब्बारा हमने लिया था, जो बैलून क्वेथन नली पे लगाया था, वो क्या फूल जाता है। लेकिन वही गुब्बारा जब हम क्वेथन नली जो आपकी है उसके ठंडा जल जो था, जो कोल्ड वाटर लिया, उस पर रखने पर क्या होता है, पिचक जाता है। तो इस पर फूल गया, देन आपका नेक्स्ट में क्या हुआ, ठंडे पानी में वो पिचक जाता है। तो अब आता है आपका जो पहला, इसमें जो परीक्षण आपने किया, जो टेस्ट किया, इसका जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, ये निकलता है कि वायु क्या है, गर्म किए जाने पर फैलते हैं। तो वायु जो होगी, जब हम गर्म करते हैं तो वायु गर्म किए जाने पर क्या करते हैं, फैलती है, स्प्रेड आपकी होती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है। अर्थात उसमें क्या होता है, प्रसार आपका होता है। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि जो ठंडी किए जाने पर क्वेथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है। तो क्वेथन नली के जब भीतर की जो वायु होती है उसका क्या होता है, संभवतः, यानी जनरली आपका यह है कि जो एक्टिविटी आपने देखी ये बहुत ही आपको रोचक लगेगा। इससे आपको क्या है, गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में हेल्प मिलेगी। अब आपका आता है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे सामान
सामान जो है अपने आमाप की कागज की 2 खाली थैलियों अथवा कागज के 2 खाली कप आपको लेने हैं। क्या लेने हैं? कागज के 2 खाली जो कप होते हैं वो आपको लेने हैं। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ के 2 किनारों से लटका देना है। क्या करना है? लटका देना है। ध्यान रहे कि कागज की थैलियों अथवा कपा का जो कप है उनका जो मुख है वो नीचे की ओर होना चाहिए। सावधानी आपको क्या बरतनी है? जलती हुई जो मोमबत्ती है उसको सावधानी से आपको पकड़ना है और ये ध्यान रखें कि उसकी लो कागज की थैली से पर्याप्त दूरी पर है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो उसकी लो है वो कागज की थैली से यानी डिस्टेंस पर आपकी होनी चाहिए। छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़े जैसे कि किसी तराजू में करते हैं। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र जो आपका दिखाए गए अनुसार उसे जलती मोमबत्ती को आपको रखना है, फिर देखना है कि क्या आपका होता है। चलिए तो पहले इसकी पिक्चर देख लेते हैं कि क्या आपका। देखिए जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया है, गर्म पानी वाला जो कत्थर नली हमने ली थी, ये कत्थर नली आपकी है, ये बीकर लिया है जिसमें, तो इसमें बीकर देख कत्थर नली के जो ऊपर यानी मुख पर क्या गया, मुंह पर जो था हमने बैलून बांधा था, गुब्बारा बांधा था, जिसकी यानी टेप की सहायता से भी हम इसे कसकर बांध सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट में हमने हॉट वाटर जो गर्म पानी आपका है, गर्म पानी इसमें डाला, तो बीकर में 2/3 जो था हमें, जितनी इसकी हाइट है इसके 2/3 में हमें गर्म पानी डालना था। देन जो कत्थर नली थी वो इसमें डालनी थी, इस तरह आपको डालनी है। जो बैलून आपने बांधा है वो आपका आउटसाइड रहे यानी पानी से बाहर की ओर आपका रहना चाहिए। तो ये आपका बाहर आपको दिख रहा है। तो जब गर्म पानी में हमने कत्थर नली जो डाली है तो जो बैलून था, जो गुब्बारा था वो क्या था आपका, फूल रहा था। क्यों? क्योंकि जो वायु जो आपकी वायु वेग थी वो क्या थी, इसमें आपकी स्प्रेड यानी आपको पता चला फैलती है, यानी गर्म पानी में वो फैलती है और ठंडे पानी में क्या हुआ, आपका जो बैलून था वो आपका पिचक जाता है। बैलून था वो आपका पिचक गया, तो ठंडे पानी जो है। अब आता है नेक्स्ट, अब हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपना कप वाला, तो देखिए यहाँ पर आपको जो लो है इतनी पर्याप्त दूरी आपको लेनी है। ये आपने जो धागे से आपने बांधी हुई है, यहाँ पर आपको जो कैंडल आपको दिख रही है, मोमबत्ती दिख रही है, तो इतनी डिस्टेंस पर आपको ये रखना है। चलिए ये कप इस तरह रखना है कि नीचे जो इसका मुख है वो नीचे की ओर आपका होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर उठती हुई जो गर्म हवा वायु आपकी है, तो ऊपर की ओर क्या है, जो आपको गर्म वायु आपको दिख रही है, गर्म वायु। नेक्स्ट अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है क्वेश्चन की जो थैली है, जो थैलियों का जो संतुलन है वो कैसे बिगड़ता है। तो संतुलन जो बैलेंस्ड है वो अनबैलेंस्ड कैसे होता है। अनबैलेंस्ड इसमें पूछा गया है कि जो थैली आपने ली है तो उनका जो संतुलन है वो किस तरह आपका बिगड़ जाता है। यह क्रियाकलाप जो एक्सपेरिमेंट आपने देखा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गर्म होने पर जो वायु है वो ऊपर की ओर उठती है। तो गर्म होने पर क्या होता है, जो वायु है वो ऊपर की ओर आपकी उठती है। जैसे ही मोमबत्ती की लो से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है वह थैली को ऊपर ले जाते हैं। तो थैली को क्या करता है, वो ऊपर की ओर आपकी ले जाती है। यह क्या संतुलन का बिगड़ना जो है यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। जो गर्म वायु होती है वो ठंडी वायु से क्या होती है, हल्की आपकी होती है। नेक्स्ट अब आता है अगला पॉइंट आपका कि क्या आप अब यह समझा सकते हैं कि जो धुआं है वो ऊपर की ओर उठता है। जो धुआं होता है, जो स्मोक होता है वो ऊपर की ओर क्यों उठता है। याद रखना, आपको क्या याद रखना है कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर, जब हम गर्म करते हैं तो उसका जो वायु का जो प्रसार होता है वो अधिक स्थान घेरता है। क्या करता है, गर्म करने पर वो अधिक जो स्थान होता है, जो प्लेस होता है वो ज़्यादा आपका घेरता है। जब कोई दी गई जो वस्तु, जो दी गई जो आपकी वस्तु होती है, जो सब्सटेंस होता है, जो मटेरियल आपका होता है वो पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह क्या होता है, हल्की आपको प्रतीत होती है, तो वह हल्की आपको लगेगी। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है, हल्की होती है। जैसे अभी क्वेश्चन में आपको पूछा था कि जो गर्म वायु होती है वो ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है, आपकी हल्की होती है। यही कारण है, यही रीजन है कि जो धुआं है वो ऊपर की ओर आपका उठता है। तो धुआं जो स्मोक होता है वो किसकी, यानी ऊपर की ओर क्यों उठता है, क्योंकि वो जो होता है आपका गर्म होने पर क्या होता है, ज़्यादा स्थान घेरता है, और ज़्यादा स्थान घेरेगा यानी अधिक स्थान घेरने पर वो अपना, तो इसी वजह से वो हल्का प्रतीत आपको होता है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, तो धुआं भी आपका ऊपर की ओर इसलिए उठता है। तो प्रकृति जो आपका है, जो नेचर है, प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं, अनेक ऐसी सिचुएशन आपको दिखेगी जहां किसी स्थानीय क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण आपके ऊपर उठती है।
ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब क्या हो जाता है, कम होता है। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है, स्थिति आपकी आती है, तो उस स्थान का जो वायु दाब होता है वो कैसे हो जाता है आपका, कम हो जाता है, कम होगा यानी लेस आपका हो जाएगा। तो फलस्वरूप ये होता है कि उस स्थान के आसपास, जो उस स्थान के सराउंडिंग यानी जो आसपास का जो क्षेत्र है वो ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित होती है। जैसे कि आपने जो अध्याय जो आपने चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था, तो चैप्टर 4 में भी आपने जो संवहन था वो आपने स्टडी किया था। नेक्स्ट अब आप आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आता है कि पवन धाराएं, जो पवन की जो धाराएं हैं वो पृथ्वी के समान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ हम ऐसे कुछ स्थितियों का, ऐसे सिचुएशन का विवरण करेंगे जिनके कारण जो पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें पवन धाराएं क्या होती है, उत्पन्न होती है, ओरिजिन आपकी होती है। ये जो सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन कौन सी होती है, पहला इसमें आता है क्या, यानी पहला इसमें है कि जो भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों का आसमान, जो आसमान आपका असमान रूप से क्या होता है, यानी गर्म होना, यानी जो असमान रूप से गर्म होती है। भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्र जो एरिया आपका है वो असमान यानी अनइक्वल रूप से आपका हॉट होता है, गर्म आपका होता है। तो आपने संभवतः जनरली आपने देखा होगा या भूगोल में आपने पढ़ा होगा कि जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। तो भूमध्य जो रेखा है उसके आसपास का जो एरिया होता है उसकी जो सूर्य की जो क्या मिलती है, उसे अधिकतम जो ऊष्मा है वो उसे मिलती है, हीट यानी उसे आपको मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में क्या होता है, जो एरिया होता है, इस वजह से तो पृथ्वी की सतह के निकट की वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाते हैं। जो पृथ्वी की सतह की जो निकट की जो वायु होती है वो हॉट आपकी रहती है, गर्म रहती है। गर्म वायु ऊपर उठता है, जो गर्म वायु होती है वो कहाँ, यानी ऊपर की ओर उठती है, और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थिति यानी 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न जो पवन धाराएं होती है वो उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। नेक्स्ट है कि ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों से, इन जो क्षेत्र होते हैं, जो एरिया होते हैं, इसमें गर्म वायु क्या करता है, ऊपर की ओर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस पर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है। जैसे कि जो पिक्चर है उसमें आपको दिखाया गया है, तो पिक्चर में आपको दिखाया गया है। तो नेक्स्ट आता है अब आपका अगला पॉइंट है कि इसी प्रकार हम जो समझ सकते हैं कि जो 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का जो प्रवाह होता है वो 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर आपका होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि चित्र जो आपने पिक्चर दिखाई गई, पवन की जो दिशा है वो ठीक उत्तर दक्षिण दिशा क्यों नहीं है। तो ठीक जो है उत्तर दक्षिण दिशा आपकी क्यों नहीं है। तो पहले इसका पिक्चर देख लेते हैं, देन हम आगे डिस्कस अपना करेंगे। चलिए, ये आपकी पिक्चर है जिस पर यानी जो पृथ्वी है, अर्थ आपके, उसमें जो असमान जो तापन के कारण जो वायु प्रवाह का पैटर्न इसमें आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर इसमें एरो आपके दिख रहे हैं चारों तरफ, इसमें आपको जो एरो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर आपकी हो रही है और जो ठंडी हवा है वो नीचे की ओर आपकी प्रवाहित। तो इस तरह आपको इसमें दिखाया गया है, पिक्चर में आप देख सकते हैं क्लियरली। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि जो पहली आपकी आई थी कि मैं जो क्वेश्चन आया था कि मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि चित्र जो है, जो पिक्चर आपने देखी है उसमें जो पवन की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है वो ठीक उत्तर दक्षिण दिशा क्यों नहीं है। तो ठीक जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा क्यों नहीं है। चलिए अब इसका जो आंसर है अपने देखते हैं। पहला पॉइंट आता है नेक्स्ट, चलिए इसमें जो पवन के प्रवाह की जो दिशा है वो उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन, जो चेंज आपने देखा, जो डायरेक्शन में आपने जो चेंज देखा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये आपका चेंज होता है डायरेक्शन में। नेक्स्ट अब आता है दूसरा पॉइंट कि जो थल और जो जल का असमान रूप से गर्म होना, थल और जल का जो असमान रूप से गर्म होना पहला पॉइंट है इसमें कि अध्याय जो 4 था, चैप्टर 4 में आपने समुद्र समीर और थल समीर के विषय में आपने पढ़ा था। तो ग्रीष्म काल जो गर्मियों का टाइम होता है, समर काल यानी समर सीजन जब आपका आता है तो उसमें थलीय क्षेत्र, जो थल का यह क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वो अधिक तेजी से क्या होता है आपका गर्म होता है, हॉट होता है, और
अधिकांश समय थल का ताप जो होता है, टेम्परेचर होता है, वो समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाते हैं। तो थल के जो ऊपर की जो वायु होती है, जो एयर होती है, वो हॉट होकर यानी गर्म होकर ऊपर की ओर आपकी उठ जाती है। इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। तो इससे जो पवन होती है वो समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन होते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपकी मानसूनी पवन आपकी होती है। मानसून जो होता है वो शब्द की, जो मानसून शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है, उसका जो ओरिजिन है वो अरबी शब्द जो आपका है मौसम से हुई है। किससे? मौसम से। जो अरबी का आपका वर्ड है मौसम, उससे हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। जिसका अर्थ क्या है आपका? ऋतु आपका होता है। तो शीतकाल, सर्दियों में पवन के प्रवाह। शीतकाल जब सर्दियों में जब पवन का जो प्रवाह होता है उसकी जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होते हैं वो अपोजिट आपकी रहती है, यानी विपरीत हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहते हैं। पहले यानी गर्मियों के टाइम में आपने क्या देखा, समुद्र की ओर, यानी ये समुद्र से थल की ओर आपकी बह रही थी। लेकिन सर्दियों के टाइम पर क्या होता है, सर्दियों में जब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, तो ये थल से समुद्र की ओर आपकी बहती है। तो अब ये हो, तो आप ये थल से समुद्र की ओर आपकी बहनी शुरू हो जाएगी। अब है आपका नेक्स्ट कि मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि पवन धाराएं, जो ये पवन धाराएं होते हैं वो हमारे लिए करती क्या है। तो पवन धाराएं इतनी देर से हम पढ़े, तो पवन धाराएं हमारे लिए क्या करती है। पहला पॉइंट आता है इसमें कि जो पवन धाराएं होती है वो समुद्रों से आने वाली जो पवन अपने साथ क्या लाती है, जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। जिससे क्या होती है, आपकी जो रेन होती है, जो वर्षा होती है वो आपकी होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। तो ये जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस होता है, ये जो जल चक्र आपका होता है, जो वाटर साइकिल होता है, उसके एक स्टेज आपकी होती है। तो वाटर साइकिल की एक स्टेज होती है, चरण होती है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है। जो गर्म मानसून होती है, जो गर्म मानसून वाली जो हवाएं होती है वो अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है, जिससे बारिश होती है। बादल वर्षा लाते हैं। जो क्लाउड होते हैं, जो बादल होते हैं वो क्या लाते हैं, वर्षा लाते हैं, रेन आपकी लाते हैं, और हमें आनंद का अनुभव होता है। तो कैसे, यानी हमें आनंद का जो अनुभव इसमें आपका होता है, फील होता है। हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, उसमें जो किसान है, जो फार्मर होता है, वो अपनी फसल या क्रॉप जो है उसके लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर रहते हैं। तो प्रमुख रूप से यानी मेनली वो जो डिपेंडेंट रहते हैं, वो जो रेन होती है, जो वर्षा होती है, उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित है। जो बादल है, जो क्लाउड, जो आपके क्लाउड होते हैं, और जो वर्षा यानी रेन है, वो जो संबंधित है अनेक जो लोकगीत है उससे प्रचलित आपका है। यदि आपको ऐसा कोई गीत या जो कविता याद हो तो आप अपने जो मित्र है, जो फ्रेंड है, उसके साथ गाकर इसका आनंद उठा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट नोट आपका है। तो जो कविता आपकी रहती है, उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से है बनते बादल, सागर में मिल जाते बादल। चलिए, ये आपकी पोएम थी छोटी सी। अब आपका नेक्स्ट आता है, इससे आगे जो आपका है, वर्षा जो होती है वो सदैव क्या होती है, सुखदायी नहीं होती। तो वर्षा क्या होती है, जो रेन होती है, जो बारिश आपके होते हैं, वो हमेशा ही आपको सुख प्रदान नहीं करती, हमेशा ही सुखदायी नहीं होती आपके लिए। कभी कभी वर्षा अनेक जो समस्याओं को जन्म देते हैं। तो कभी कभी वर्षा की वजह से क्या होती है, अनेक जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकते हैं। तो वर्षा अगर आपकी इस तरह भी आपके होते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट आपकी कर देती है। नेक्स्ट आता है, जैसे आपने जो बाढ़ देखे होगी, जब जो वर्षा होती है, तो वर्षा जब आपकी ज़्यादा यानी भारी वर्षा आपकी हो जाती है तो बाढ़ का कारण बनती है। तो बाढ़ का कारण बनते हैं तो बहुत से नुकसान आपका करते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आपके सामने आपको फेस करनी पड़ती है। अब आता है नेक्स्ट कि क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं। तो वही जो बाढ़ से यानी जो बारिश के कारण जो समस्या, जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है, उन क्रिएट का जो प्रॉब्लम है उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, कुछ डिस्कस आप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो नेचुरली जो घटनाएं होती है तो ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती है, ऐसी जो परिस्थिति होती है, सिचुएशन होते हैं, उनको जन्म दे देती है, जिनसे कभी कभी आपदाएं आते हैं, जिनसे कभी कभी क्या आती है, आपदाएं आती है। इनसे मनुष्य, जंतु और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। तो इनसे क्या होता है, जो मनुष्य है, जंतु एनिमल्स होते हैं, जो पादप है, जो आपके प्लांट्स होते हैं, तो उनका जो जीवन है, जो उनका लाइफ साइकिल होता है, जो उनकी लाइफ है, उसको संकट उनमें पड़ जाता है, यानी संकट उसमें आ जाता है। हम ऐसी दो घटनाओं जैसे तड़ित झंझा और चक्रवात का अध्ययन करेंगे। तो ऐसी दो घटनाएं आपकी है, जिसे या तो पहला आपका तड़ित झंझा है और दूसरा चक्रवात आपका है। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहला आता है आपका तड़ित झंझा।
पहले पॉइंट में आता है जो तड़ित झंझा और चक्रवात में। तो तड़ित झंझा पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला इसमें है कि जो तड़ित झंझा होता है वो भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। तो जो तड़ित झंझा होता है, जो भारत आपका है, तो भारत में जो गर्म आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, जो एरिया है, उसमें अक्सर ये क्या होता है, डेवलप आपके होते रहते हैं। ताप में यानी टेम्परेचर में जब वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती है। तो ताप जो होती है वृद्धि होने के कारण क्या करते हैं, ऊपर की ओर उठती है हुई पवन प्रबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वे प्रबल आपकी हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती है। तो जहां पर यानी ऊपर की ओर जो टेम्परेचर आपका है वो कम आपका रहता है, तो उसके कारण वे वहां पर जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगता है। फिर वो बारिश के रूप में क्या है, आपके नीचे की ओर आपकी गिरने लगती है। गिरते हुई जो जल की जो बूंदे हैं और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली तड़ित कौंधती है। बिजली जो होती है वो कड़काती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होता है। जिससे क्या होता है, जो साउंड आपको सुनाई देता है, ध्वनि जो होती है वो उत्पन्न होती है। ओरिजिन आपकी होती है। जब आपने कभी बिजली गिरती हुई आपने देखी होगी तो प्रोसेस आपको पता चल गया होगा किस तरह जब बिजली है वो कड़कड़ाती है। अब आपका नेक्स्ट है, इसी घटना को हम तड़ित झंझावत कहते हैं। तो इसी जो ये घटना है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, तड़ित झंझावत अपना कहते हैं, जिससे जो ध्वनि आपकी है वो उत्पन्न होती है। आप तड़ित झंझावत के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी जो तड़ित जो झंझावत है उसके बारे में डिटेल में आप जो अपर लेवल के आपकी जो क्लासेस है उसमें आप डिस्कस आप कर पाओगे। अब आपका नेक्स्ट है कि यदि झंझा के साथ जो झंझा है उसके साथ जो तड़ित यानी बिजली भी आपकी गिरती है तो उसे तड़ित झंझावत कहते हैं। इसमें हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसमें जो क्वेश्चन है, जो सावधानी है वो क्या क्या इसमें बरतनी चाहिए। चलिए, पहला पॉइंट आता है कि इसमें किसी ऐसे वृक्ष, जो वृक्ष आपके होते हैं, जो पेड़ है, उसके नीचे आपको आश्रय ना ले जो अलग थलग हो, जो क्या हो, अलग थलग आपका हो। यदि आप वन में है, यदि आप जो वन है उसमें हो तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय ले। तो कोई भी जो छोटा वृक्ष आपका होता है, छोटा पेड़ है, तो उसके नीचे आपको आश्रय लेना है, रेस्ट आपको करना है। खुली जमीन पर ना बैठे, जो खुली जमीन है उस पर भी आपको नहीं लेटना है। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग ना करें। जो धातु आप ले रहे हो तो जो धातु की जो डंडी है वो छाते का उपयोग आपको नहीं करना है। खिड़की के निकट ना बैठे, जो खिड़की होती है उनके निकट भी आपको नहीं बैठना चाहिए। खुले गैरेज, भंडारण शेड या दायित्विक चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होते। तो ये सबको सावधानी बरतनी है। क्वेश्चन आपको करना है, कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। कार या बस में आप आश्रय ले सकते हैं। यदि आप जल में है तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाइए। अगर आप जल में हो तो बाहर निकलकर आपको कोई जो इमारत आपको दिख रही है, कोई बिल्डिंग है, तो उसमें जाकर आप रह सकते हैं। अब आता है कि जो तड़ित झंझा है वो कैसे चक्रवात वन जाता है। तो तड़ित झंझा कैसे चक्रवात वन जाता है, तो किस तरह आपका जाता है। पहला पॉइंट है इसमें कि जल को द्रव से, जो जल है उसको द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, चेंज करने के लिए जो ऊष्मा है, जो हीट होती है, उसकी आवश्यकता होती है। क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है। इसके समर्थन में क्या आप कोई अनुभव बता सकते हैं। पहला पॉइंट है कि बादल के बनने से, बादल जब बनते हैं, जो क्लाउड आपके बनते हैं, पहले जब वायुमंडल से ऊष्मा लेकर, पहले क्या करता है वो जो वायुमंडल, जो एनवायरनमेंट आपका होता है, उससे ऊष्मा लेकर वो वाष्प में परिवर्तित होते आते हैं। यानी ऊष्मा जो हीट होती है उससे लेकर वो जो वाष्प है उसमें चेंज आपका होगा। देन जब है आपका जो जलवाष्प होता है वो वर्षा की बूंद हो, जो रेन की जो ड्रॉप आपके होते हैं, जो बूंद होते हैं, उसमें पुनः द्रव रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यह ऊष्मा वायुमंडल में, जो ये ऊष्मा होती है, जो ये हीट है, ये वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से, निर्मुक्त होने वाली जो ऊष्मा है, जो हीट है, उसके आसपास यानी सराउंडिंग की जो वायु है वो कैसी हो जाएगी, गर्म आपकी हो जाएगी, हॉट आपकी हो जाएगी। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। इस प्रकार क्या होती है, जो गर्म वायु है वो आपकी ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। जिससे जो वायु का जो दाब है वो कैसा हो जाएगा, कम आपका हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होते हैं। तो ये जो साइकिल आपका चलता है, जो चक्र आपका चल रहा है, ये इसकी पुनरावृत्ति अनेक बार आपकी होती है। घटनाओं की श्रृंखला जो सीरीज आपकी है, इसका अंत है बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक प्रत्येक कुंडली के रूप में क्या करते हैं, घूमती रहती है। जैसे आपने देखा भी होगा चक्रवात, तो ये क्या आपका जो फिल्मों वगैरह में आपका चक्रवात आपका दिखाया जाता है, जिसमें गोल गोल आपका घूमा जाता है। नेक्स्ट अब आपका आगे आता है
कि मौसम की इस स्थिति, मौसम की जो सिचुएशन होती है, इसी को क्या बोला जाता है, चक्रवात आपका कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा, चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक है, कुछ फैक्टर आपके होते हैं। अब आता है कि चक्रवात की जो संरचना है, किसकी, जो चक्रवात आपने देखा तो चक्रवात की संरचना क्या होती है। पहला पॉइंट है कि किसी चक्रवात का जो केंद्र होता है, जो सेंटर आपका होता है, वो एक शांत क्षेत्र आपका होता है। इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है, जो झंझा है उसका नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का जो व्यास होता है वो 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है। ये कैसा, जो बादल होते हैं, जो क्लाउड आपके, उससे मुक्त यानी फ्री क्षेत्र आपका होता है, फ्री एरिया होता है। और इसमें पवन का वेग जो है वो न्यून होता है। जो पवन है उसका जो वेग है वो कैसा रहेगा, यानी मिनिमम आपका रहता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द जो है, इसके लगभग क्या होता है, 150 किलोमीटर आमाप का बादल का क्षेत्र होता है, क्लाउड का जो एरिया होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की जो पवन होती है वो 150 से 250 किलोमीटर पर आवर और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन क्रम वेग जो होता है वो क्रमशः यानी कैसे होता है, कम आपका हो जाता है, कम होता जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का जो प्रक्रम होता है, जो प्रोसेस होता है वो अत्यधिक जटिल होता है, कठिन आपका होता है। चित्र जो ऐसे एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो चित्र जो पिक्चर है उसकी, इसकी पिक्चर है वो अब देखते हैं। तो चलिए, इसमें जो चक्रवात का जो निर्माण है वो कैसे कैसे आपका होता है। जो चक्रवात का जो जिसे नेत्र आपका बोला गया है, तो नेत्र का प्रतिबिंब भी इसमें देखते हैं। तो दोनों पिक्चर, पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। चलिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये है आपकी चक्रवात की। तो चक्रवात का जो निर्माण होता है, देखिए इसमें चक्रवात का जो निर्माण आप देख रहे हो, इसमें देखिए यहाँ पर आपका 15 किलोमीटर, ये आपको ऊपर उठती वायु आपको दिख रही है, नीचे जाती वायु आपको दिख रही है, आपकी बही वायु प्रवाह है, या आपकी धारा प्रवाह आपको दिख रही है। चक्रवात के गति करने की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन है वो आपको दिख रही है। नेक्स्ट, ये आपको जो गोल गोल आपको राउंड राउंड आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है इसमें जो डिस्टेंस आपको दी गई है आपका है, तो ये होता है आपका नीचे, जो नीचे की ओर आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका नेत्र आपका होता है। ये आपका क्या है, नेत्र है। ये प्रभंजन पवन है, ये झंझा क्रमिक रूप से घटते हुए आपको दिख रहा है, और यहाँ पर झंझा क्रमिक रूप से बढ़ते हुए यहाँ पर क्या है, बढ़ रहा है, और यहाँ पर आपका घटा हुआ आपको दिख रहा है। ये चक्रवात को जो निर्माण होता है वो आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आपको 200 आपको दिखाया गया है, ये आपका दिया गया है। चलिए, इसमें ये धारा की जो प्रवाह है ये आपको दिख रही है। नेक्स्ट आता है अब आपका जो नेत्र है, तो चक्रवात के जो नेत्र का जो प्रतिबिंब है वो भी देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या होता है, प्रतिबिंब आपको दिख रहा होगा। तो ये होता है आपका प्रतिबिंब, तो ये है नेत्र का प्रतिबिंब। अब नेक्स्ट, अब चलते हैं कि जो चक्रवात है उसके द्वारा होने वाला जो विनाश, तो चक्रवातों के द्वारा जो विनाश होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो विनाश आपका क्या क्या होता है। चलिए, अब जो टॉपिक आया हमारा, अब टॉपिक है कि चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। तो चक्रवात से विनाश क्या क्या होता है। पहला पॉइंट है कि चक्रवात काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। जो चक्रवात होते हैं वो काफ़ी क्या होता है, आपके विनाशकारी होते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है। जो तेज पवन होती है वो समुद्र का जो जल होता है, जो सी वाटर होता है, वो उसको तट की ओर धकेलती है। भले ही चक्रवात जो है तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, भले ही जो चक्रवात होता है वो तट जो है उससे सैकड़ों किलोमीटर क्या हो, दूर आपका हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। ये जो चक्रवात है उसका जो आगमन यानी आने वाले के, यानी जो चक्रवात है वो आने वाला आगमन है उसका पूर्व संकेत देता है, शाइन आपका होता है। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती है। जो पवन के द्वारा जो उत्पन्न होती है जल की जो लहरें इतनी शक्तिशाली आपके होते हैं कि उन्हें आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं, तो उनका जो आघात होता है उससे कोई भी जो व्यक्ति है, जो भी पर्सन होता है वो बच नहीं पाता। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। उठता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। तो उठता हुआ जो जल है वो कितना, यानी 3 से 12 मीटर की ऊंचाई जो हाइट है उस तक उठ सकता है।
ऐसा, अब आपका है आगे नेक्स्ट पॉइंट कि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत आपका होता है कि मानो जल की जो दीवार है वो तट की ओर बढ़ती आ रही है। जो जल की जो दीवार होते हैं, जो वॉल होती है, वो तट जो होते हैं, जो किनारे, उनकी ओर बढ़ती हुई आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट आता है ये है कि समुद्र का जो पानी है वो कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है। जो कम ऊंचाई वाले जो स्थान होते हैं वहां पर तटीय क्षेत्रों में वो प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति, जो जीवन है यानी जो लाइफ है और जो संपत्ति आपके होते हैं उसको भी गंभीर हानि होती है। यह पानी जो होता है, मृदा जो सोइल है उसकी उर्वरता उसको भी कम कर देता है। तो समुद्र का जो पानी है, जो पानी आपका आता है, तो सोइल है, सोइल की जो उर्वरता होती है उसे भी फर्टिलाइजर, जो सोइल की जो फर्टिलाइजर है उसको कम कर देता है, उर्वरता जो होती है उसकी कम करके चला जाता है। चक्रवात के तट को पार करते समय, जो चक्रवात का जो तट होता है उसको पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा क्या है, बाढ़ की स्थिति को और भयावह बना देती है। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं। जो चक्रवात है वो अपने साथ जो लाते हैं यानी उच्च वेग की जो पवनें होती है उनको लाते हैं, जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचाते हैं, जिससे जीवन और संपत्ति की क्या अत्यधिक आपकी हानि होती है। अब आता है टाइफून। तो नेक्स्ट आता है कि जो टाइफून है, टाइफून होता क्या है। तो जो टाइफून है, पहला पॉइंट है कि चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। तो चक्रवात को विश्व जो आपका वर्ल्ड है उसके विभिन्न भागों में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं। जो अमेरिकी महाद्वीप है इसे क्या बोला जाता है, हरिकेन आपका बोला जाता है। जो फिलीपींस है और जापान है उसमें ये टाइफून कहलाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका टोर्नेडो। अगले आता है आपका टोर्नेडो। तो टोर्नेडो जो होता है, टोर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। उससे भी क्या हो सकता है, आपका अधिक हो सकता है। टोर्नेडो की कीप जैसी संरचना, जो टोर्नेडो है उसकी जो संरचना होती है वो कीप जैसी होती है। उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है निम्न दाब के कारण। किसके कारण, निम्न दाब के कारण, और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर को और धकेल कर फेंक देती है। टोर्नेडो के घातक प्रभाव से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है। डिस्कवरी चैनल को यंग डिस्कवरी सीरीज से मैंने बादल को अपनी ओर आते देखा। मैंने क्या, जो बादल है, जो क्लाउड है, उसको अपनी ओर आते देखा था और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा घर हवा में उड़ गया। मुझे कतई बोट नहीं लगा, यानी मुझे क्या है, कतई भी बोट नहीं लगा। तूफान जब बंद हुआ उसके बाद हमें गेहूं के खतरों से, खेतों से, गेहूं के जो खेत होते हैं उससे कचरे को साफ करना था। हमें वहां टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं यानी जो ब्रांचेस होते हैं उसके साथ मुर्गियों के चूजे, मुर्गियों और खरगोश के मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके शरीर से उनकी क्या जो खाल होती है वो उतार ली हो। टोर्नेडो से बचाव के लिए, टोर्नेडो का जो बचाव है उसके लिए आश्रय है भूमि में गहराई पर अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध ना हो तो टोर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेत बेच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर होता है। इन स्थानों में जो कचरा है वो आसानी से नहीं पहुंचता। बचाव के लिए आपको करना है कि घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर क्या करना है, लपेट लेना चाहिए। टोर्नेडो जो होता है वो हमारे देश में टोर्नेडो अधिक नहीं आते। टोर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना होती है, जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो कीप की तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है। जैसे संरचना जो आकाश से पृथ्वी तल की ओर बहती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश जो टोर्नेडो है वो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टोर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर के वेग से गति कर सकता है। तो इसकी जो स्पीड आपको दी गई है, टोर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन जाते हैं। जो टोर्नेडो हो वो चक्रवातों के अंदर भी आपके बन जाते हैं। भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी जो तट होता है वो चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति देही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। नेक्स्ट आता है बायोमापी। अब लास्ट जो बचता है अब आपका आगे बायोमापी। तो बायोमापी होता क्या है,
सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। जितने भी झंझा होते हैं या जो तूफान होते हैं वो निम्न दाब के तंत्र आपके होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो झंझा के निर्माण में क्या करते हैं, जो पवन होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण है। जो पवन का जो वेग की जो माप होती है उसे माप करना क्या होता है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। वेग की माप करने वाले जो उपकरण होते हैं, जो टूल्स है, उन्हीं को बायोमापी कहते हैं। तो वेग की जो माप होती है उसका जो उपकरण करते हैं, जो टूल्स होते हैं, उन्हीं को बायोमापी आपका कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रभावी सुरक्षा उपाय। तो प्रभावी जो सुरक्षा उपाय होते हैं, तो अफेक्टेड सेफ्टी जो आपके है, तो पहला पॉइंट है इसमें चक्रवात के दुष्प्रभाव को, जो चक्रवात है उसके दुष्प्रभावों को कम करने में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती है। सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्था, सरकारी सामाजिक स्तर पर जो व्यवस्थाएं होती है, पहला कि चक्रवात पूर्व अनुमान और चेतावनी सेवा। दूसरा, सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था होनी चाहिए। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेजमेंट होता है व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। अब आता है अगला, जनता के द्वारा किए जाने वाले, जो जनता है, जो पब्लिक आपकी है, तो उसके द्वारा जो किए जाने वाले जो कार्य होते हैं, जो वर्क है, वो क्या क्या आपके हैं। पहला पॉइंट, हमें मौसम विज्ञान, जो मौसम विज्ञान आपका विभाग है, डिपार्टमेंट जो होता है, उसके द्वारा जो दूरदर्शन है, रेडियो अथवा जो समाचार पत्र, न्यूज़पेपर आपके होते हैं, उसके माध्यम से प्रसारित की जाने वाली जो चेतावनी है, जो चैलेंजेस है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो वे चेतावनी दे रहे हैं, जो चैलेंजेस आपको, जो क्वेश्चन आपको देते हैं, जो चेतावनी देते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। उसको इग्नोर में आपको नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है कि हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। नहीं, जहाँ पर जल आपका है, तो जलमग्न जो सड़क होती है वहाँ पर आपको वाहन नहीं चलाने चाहिए, उससे बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो सकती है। अब है आपका अगला, सभी आपातकालीन जो सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हो तो कुछ अन्य सावधानी भी आपकी है। तो पहला है कि ऐसे जल का पानी के लिए, जो ऐसे जल का जो पानी है पीने के लिए आपको उपयोग ना करें जो संदूषित हो सकता हो। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें। नीचे दूसरा है आपका कि गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिर गए बिजली के तारों को ना छुए। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने बाहर ना निकले। तो यानी इंटरटेनमेंट के लिए आपको जो बाढ़ या फिर जो चक्रवात अफेक्टेड जो एरिया है उसका भ्रमण भी आपको नहीं करना है, वहाँ पर भी आपको घूमने नहीं जाना है। अब है नेक्स्ट आपका कि बचाव दल पर, जो बचाव दल है उस पर अनावश्यक जो मांगे हैं उसकी आपूर्ति के लिए क्या करना है, आपको दबाव नहीं डालना है। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट आता है कि जो उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्धि हुई है, तो उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्धि हुई है वो क्या क्या आपका है। तो चलिए पहला पॉइंट है इसमें कि आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। तो हमें जो आपदाओं से अधिक जो सुरक्षा है वो अवेलेबल है। तो पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षित जो सुरक्षा है, जो सेफ्टी है, उसकी तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए 1 दिन से भी कम का समय मिलता था। अब है नेक्स्ट, आज परिस्थितियाँ क्या आपकी चेंज, जो सिचुएशन है वो बदल गई है, चेंज आपकी हो गई है। उपग्रहों और राडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित जो झंझा के 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश जो होता है वो प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करती है। चलिए ये आपका जो चैप्टर था चैप्टर 8, जिसमें पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में हमने पढ़ा। ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।